हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया। स्वागत है आप सबका ललिता दहिया अकेडमी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएनएचआरसी के बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसके बारे में। ये क्या है, इसका संगठन कैसा है, ये कैसे काम करता है, मानवाधिकार क्या होते हैं, इन सब विषयों के ऊपर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको यहीं पे मिलेगा। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, फटाफट अपने एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी ऐप को और फटाफट साइन अप कर लीजिए। ललिता दहिया अकेडमी ऐप के ऊपर मैं आप लोगों को बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से यूपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमारे 2 बैच चल रहे हैं अभी प्रेजेंट में। पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस 2023, 24 और 25 तक के बच्चों को आपके पॉलिटी को बहुत ही शानदार तरीके से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग के साथ करंट से ऐड करके और कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ मैं आप लोगों को कवर करा रही हूँ मात्र 2100 रुपए में। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी से। याद रखिएगा, फी दे के ये मत सोचिएगा कि क्वालिटी से समझौता है। यहाँ ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे क्वालिटी कंटेंट के साथ तनिक भी समझौता नहीं होता है। ठीक है, और आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहना है और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करना है मुझे इस ऐप के माध्यम से आप लोगों से जुड़ के। इसके साथ ही दोस्तों, हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे। साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर फॉर आईएएस मेंस 2023, 24 और 25 तक के बच्चों के लिए ये बैच चल रहा है मात्र 1625 रुपए में। पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस की कवरेज करा रही हूँ मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जुड़ सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी ऐप से। ठीक है, इसके साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। दोस्तों, बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की। आखिर ये ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, क्या काम करता है? तो बात करें तो सबसे पहली बात हमें ये जाननी होगी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसे मैं शॉर्ट में यूएनएचआरसी बोलूंगी, तो यूएनएचआरसी की जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। याद रखिएगा, कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव का नंबर याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से यूएनएचआरसी की स्थापना हुई थी 2006 में। यह संयुक्त राष्ट्र के तंत्र के अंतर्गत प्रमुख अंतर सरकारी संस्था है जो विश्व भर में क्या करेगी, नाम से ही स्पष्ट है ना, मानवाधिकारों का संवर्धन करेगी, मानवाधिकारों का संरक्षण करेगी और जहां पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उन देशों के संदर्भ में कार्यवाही करने की रिपोर्ट करेगी यूएन। यानी ये टोटली डेडिकेटेड है मानवाधिकारों के संरक्षण और मानवाधिकारों के संवर्धन के लिए। ठीक है, इससे पहले हम आगे जाएं, हम ये देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। तो दोस्तों, याद रखना, ये जो यूएनएचआरसी है 47 देशों से मिलकर बनी है, यानी इसमें 47 देश सम्मिलित होते हैं। फिक्स नहीं होते हैं, समय समय पे इसकी सदस्यता ली जाती है। अभी मैं बताने वाली हूँ कैसे। एक समय पे 47 देश सम्मिलित होते हैं। इनका निर्वाचन सामान्य गुप्त मतदान के माध्यम से और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। और जो यूएन के जितने भी सदस्य होते हैं वो यूएनएचआरसी के मेंबर बनने के लिए एक तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परिषद के सदस्यों की जो सदस्यता है वो 3 वर्षों की होती है। यानी एक बार जो सदस्य बनेगा वो 3 वर्ष तक सदस्य रहेगा, पहली बात। और 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं, नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। 2 चीजें याद रखिएगा, यानी 3 वर्ष इसकी कार्य अवधि होती है। और एक अलग पॉइंट है कि कोई भी सदस्य राष्ट्र 2 बार के कार्यकाल से अधिक के लिए लगातार निर्वाचित नहीं होगा। मान लीजिए भारत यदि एक बार 3 वर्ष के लिए निर्वाचित हुआ, फिर अगले वर्ष 3 वर्ष के लिए निर्वाचित हुआ, लेकिन उससे आगे वो निर्वाचित नहीं हो सकता है। कंटिन्यू कोई भी राष्ट्र 2 वर्ष तक के लिए ही निर्वाचित हो सकता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। ठीक है, यानी 47 सदस्य है, गुप्त मतदान के द्वारा 3 वर्ष अवधि होती है और कोई भी राष्ट्र लगातार 2 वर्ष से अधिक समय तक इसका सदस्य नहीं रह सकता है। परिषद की सदस्यता सीटों के समान भौगोलिक वितरण के आधार पर होती है। आखिर डिसाइड कैसे किया जाता है कि भाई कौन कहां से कितने सदस्य बनेंगे? तो इसके लिए बकायदा एक रूल तय कर रखा है। भौगोलिक आधार पे कितने सदस्य राष्ट्र होंगे इसको तय कर रखा है। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका से 13 राष्ट्र होंगे यूएनएचआरसी में।
एशिया और प्रशांत को मिला के 13 राष्ट्र होंगे। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई जो राष्ट्र हैं उनको मिला के 8 राष्ट्र होंगे। 7 राष्ट्र पश्चिमी यूरोप से आएंगे और अन्य 6 पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र। यानी ये एक खाका होता है कि भाई टोटल 47 सदस्य यहाँ से आएंगे, 13 यहाँ से, 13 यहाँ से, 8 यहाँ से। ये बकायदा नियम बनाया हुआ है। यानी भौगोलिक वितरण का खासा ख्याल रखा जाता है मानवाधिकार परिषद की सदस्यता में। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य होते हैं वो इस सीट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, यानी सब वैलिड होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता वाले सारे देश वैलिड होते हैं, मतलब वैध होते हैं इसकी सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन एक समय में 47 सदस्य कहां से आएंगे ये मैंने आपको बता दिया। इससे यूएनएचआरसी, ये जो भौगोलिक वितरण है, इससे क्या होगा? यूएनएचआरसी को सभी देशों में मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में अभिव्यक्ति प्रकट करने की वैधता प्राप्त हुई। भाई एक तो सभी देश, यूएन के जो सभी देश हैं इसके सदस्य बन सकते हैं। यूएनएचआरसी इन सभी देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का संरक्षण और संवर्धन के प्रयास कर सकती है, जहां जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वहां वहां। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इसके 3 सत्र आयोजित होते हैं, यानी जो यूएनएचआरसी है इसके हर वर्ष 3 सत्र आयोजित होंगे जो कम से कम 70 दिन तक, मतलब लंबे चौड़े सत्र चलते हैं। इसके पूरी बात होती है कि भाई यहाँ पे इस मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया, इस मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए ये प्रयास होने चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त मान लो कभी कोई अचानक से आवश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में कोई विशेष सत्र भी इसका आहूत किया जा सकता है। ठीक है, अगली बात हमको देखनी है, ये एक सीमा भी मानते हैं हम यूएनएचआरसी की कि भाई जो इसके निर्णय होते हैं यूएनएचआरसी के, जो इसके प्रस्ताव होते हैं और जो इसकी संस्तुतियां होती हैं, जो इसकी सिफारिशें होती हैं, वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती। यानी ये जो निर्णय देता है वो किसी राष्ट्र के लिए मानना बाध्यकारी नहीं होता, राष्ट्र के ऊपर है वो माने या ना माने, ये इसकी सीमा भी है। अगली बात याद रखिएगा, पीटी में यहां से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है, दे देगा कि यूएनएचआरसी की जो सलाह या निर्णय है वो बाध्यकारी होते हैं राष्ट्रों पे, तो याद रखिएगा बाध्यकारी नहीं होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन होने के कारण इसे प्रत्यक्ष रूप से महासभा के 193 सदस्यों को रिपोर्ट करना होता है। जो यूएनएचआरसी है ये समय समय पे महासभा के सदस्यों को रिपोर्ट करती है। और याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अधीन, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, इसे बोलते हैं OHCHR, के विशिष्ट तकनीकी सहायता प्राप्त करता है। और ये जो OHCHR है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। यानी ये तकनीकी सहायता प्राप्त करेगा। ये जो कमीशन है इसे बोलते हैं यूएन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी OHCHR से ये विशिष्ट एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करता है। और इस OHCHR का मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने मानवाधिकार परिषद देख ली। आखिर ये मानवाधिकार क्या होते हैं? जब तक हमको ये नहीं पता होगा तो इस मानवाधिकार परिषद को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मानवाधिकार क्या होते हैं। तो दोस्तों मानवाधिकार, इसको संधि विच्छेद करो, यानी मानव के अधिकार वो अधिकार होते हैं जो इसलिए प्राप्त होते हैं कि हम मानव हैं। यानी मानव होने के नाते जो अधिकार हमें प्राप्त होंगे उसे ही मानवाधिकार कहेंगे। ये किसी राज्य के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते, बल्कि ये सार्वभौमिक अधिकार होते हैं जो राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय, निर्जातीय, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य दर्जे के आधार पर प्राप्त नहीं होते, बल्कि ये इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि हम मानव हैं। ये जन्मजात होते हैं, इन्हें ही मानवाधिकार बोलते हैं। यानी एक व्यक्ति को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होंगे वही मानवाधिकार होंगे, ये किसी भी आधार पे प्राप्त नहीं होते। ठीक है, ये अधिकार सार्वभौमिक मौलिक अधिकार एवं जीवन के अधिकार के उन अधिकारों तक विस्तृत हैं जो जीवन यापन के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि खाना, जैसे कि खाना भाई जीवन के लिए जरूरी है ना, तो खाना मानवाधिकार हो गया। शिक्षा मानवाधिकार हो गया। आजीविका, भाई हमको अपना एक तरीके से जीवन चलाने के लिए आजीविका की जरूरत है, बिना आजीविका के हम कैसे जीवन चलाएंगे, चाहे कोई भी आजीविका हो, तो आजीविका भी मानवाधिकार हो गया। हेल्थ और स्वतंत्रता का अधिकार और साथ ही जीवन का अधिकार। समझ में आया मानवाधिकार क्या हुआ? वो अधिकार जो जन्म से ही प्राप्त होंगे, बिना किसी विभेद के, बिना किसी आधार के,
इसलिए प्राप्त होंगे क्योंकि हम मानव हैं और मानव होने के नाते हमें कुछ अधिकार जन्मजात तरीके से प्राप्त होते हैं। ये होते हैं मानवाधिकार। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा आप लोगों को पता होगा, इसे बोलते हैं यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948 में अंगीकृत किया गया था। यह मौलिक मानवाधिकारों को सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित करने वाला, यानी जो भी मौलिक मानवाधिकार हैं उनको सुरक्षित करने वाला पहला कानूनी दस्तावेज था। और उसके बाद आप देखोगे जो यूएनएचसीआर है, ये तो बकायदा पूरे विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयासरत है, काम कर रहा है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब से। अब हम देखेंगे मानवाधिकारों की विशेषताएं क्या होती हैं, जो कि अभी हमने देखा मानवाधिकार क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, इसकी विशेषताएं क्या होंगी। सबसे पहली बात तो है जी, ये सार्वभौमिक होंगे, यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार का आधार स्तंभ है। सार्वभौमिकता का क्या मतलब है, यानी हम सभी हमारे मानवाधिकारों के लिए समान रूप से हकदार हैं, चाहे हम किसी भी देश के वासी हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, हम महिला हैं या पुरुष हैं, हमें समान रूप से मानवाधिकार प्राप्त होंगे। यानी पहली विशेषता होती है मानवाधिकारों की कि ये सार्वभौमिक होते हैं। दूसरा, अपरिहार्य होते हैं, यानी इन अधिकारों से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़ के, जो कि विधिवत प्रक्रिया के अनुसार होती है। मान लो जीवन का अधिकार व्यक्ति का मानवाधिकार है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं हर राष्ट्र की। भाई किसी व्यक्ति ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध किया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन विधि के अनुसार छीना जा सकता है। याद रखिएगा, विधि के अनुसार के अलावा इस तरीके के जो अधिकार होते हैं उनको नहीं छीना जाएगा। ये अधिकार अपरिहार्य होते हैं। अपरिहार्य का मतलब होता है कि जरूरी होते हैं। इसका अगला विशेषता है कि अविभाज्य होते हैं और अन्योन्याश्रित होते हैं। अन्योन्याश्रित का मतलब है कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कि भाई जैसे मान लो यदि मेरे को आजीविका नहीं होगी तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास खाद्य अधिकार नहीं होगा। यदि शिक्षा नहीं होगी, आजीविका नहीं होगी, आजीविका नहीं होगी तो खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। अन्योन्याश्रित का मतलब क्या है कि आपस में जुड़े हुए हैं ये अधिकार। तो अगली विशेषता इसकी ये है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि सारे अधिकार जो ये सामाजिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का प्रयोग एक तरीके से आपस में जुड़ के होता है। ठीक है, अगली विशेषता है ये भेदभाव रहित होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग अभिसमय आते हैं, अलग अलग इंटरनेशनल कन्वेंशन आते हैं, जैसे नस्लीय भेदभाव के रूपों को खत्म करने के लिए अभी समय आया, या महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए अभी समय आया। ये सारी विशेषताएं हमें किसकी दिखती हैं, मानवाधिकारों की दिखती हैं। तो मानवाधिकारों की विशेषताएं एकदम क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी रेगुलर क्लास होती है 10 से 11 बजे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मानवाधिकार परिषद का महत्व क्या है, इसका महत्व भी होगा कुछ, ये क्या करती होगी। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों के मानवाधिकार का रिकॉर्ड का मूल्यांकन करती है। यानी यूएन के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, किस सदस्य राष्ट्र में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है उसका रिकॉर्ड रखती है। और एक इसका सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, यूपीआर भी बोलते हैं इसको। यूपीआर के माध्यम से, इस समीक्षा के माध्यम से ये मानवाधिकार जो परिषद है, ये प्रत्येक यूएन के राष्ट्र के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें मानवाधिकारों की स्थिति का आकलन करती है, कि भाई कहीं पे मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। उल्लंघन हो रहा है तो हम उसको नोटिस देंगे, हम उसको उसके संज्ञान में लाएंगे, ये बात पूरे विश्व के संज्ञान में लाएंगे, है ना। ये जैसे अभी इसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी हाल ही में यूएनएचआरसी ने रशिया को निलंबित कर दिया, रशिया की सदस्यता को निलंबित कर दिया, जबकि रशिया की सदस्यता स्वयं 2023 में खत्म होने वाली थी, लेकिन पहले ही निलंबित कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यूएनएचआरसी ने ये पाया कि भाई रशिया के जो सैनिक हैं वो यूक्रेन में लोगों के मौलिक अधिकारों का या मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए रशिया को इन्होंने निलंबित कर दिया। तो ये बड़ा मुद्दा था, इसलिए भी ये न्यूज में है ना। अगला क्या महत्व है इसका, स्वतंत्र विशेषज्ञों को नियुक्त करती है, जिन्हें विशेष प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसीजर के रूप में जाना जाता है। इन विशेषज्ञों का कार्य क्या होगा, यानी यूएनएचआरसी बेसिकली स्वतंत्र विशेषज्ञों के माध्यम से काम करती है, और ये जो
स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं, इनका कार्य होता है विशिष्ट देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की समीक्षा करना। यदि कोई ऐसी जांच में ये पाते हैं कि भाई किसी देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये स्वतंत्र विशेषज्ञ एक स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा ये समीक्षा करेंगे कि क्या वास्तव में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो दो महत्व हो गए, एक तो यूपीआर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के माध्यम से समीक्षा करती है, दूसरा स्वतंत्र विशेषज्ञों के माध्यम से समीक्षा करती है, तीसरा यह मानवाधिकार से संबंधित शिक्षा एवं ज्ञान के प्रचार के साथ साथ परामर्श संबंधित सेवाओं, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण की सुविधा भी प्रदान करती है। ये सुविधाएं संबंधित सदस्य राष्ट्र के परामर्श से उनकी सहमति से प्रदान की जाती हैं। जैसे मान लो मानवाधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ानी है, तो लोगों को शिक्षित करेगी, ज्ञान के प्रचार का काम करेगी, परामर्श संबंधित सेवाएं देती है राष्ट्रों को, तकनीकी सहायता देती है, क्षमता निर्माण करती है, ताकि राष्ट्रों में लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। लेकिन ये जो तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण या जो ज्ञान या शिक्षा संबंधित जो भी सहायता देगी, ये उस राष्ट्र की सहमति से ही देगी। समझ में आया? अगला महत्व क्या है? यह सभी प्रकार के मानवाधिकारों से संबंधित विषयगत मुद्दों पर वार्ता के लिए एक मंच के तौर पे काम करती है कि भाई मान लो कहीं पे मानवाधिकारों का जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है, तो लोग कहाँ जाएंगे बात करने के लिए? लोगों को एक मंच चाहिए ना। तो यूएनएचआरसी बेसिकली एक अंतरराष्ट्रीय मंच के तौर पे काम करती है, जहां पे विश्व भर में जहां पे भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है उसके विषय में चर्चा की जाती है। एक अंतरराष्ट्रीय मंच के तौर पे काम करता है यूएनएचआरसी। इसके अलावा मानवाधिकार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून को और अधिक विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को संस्तुति करती है। यानी ये समय समय पे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसको रिपोर्ट करती है कि भाई इस तरीके से हम मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोक सकते हैं, इस तरीके से हम बेसिकली मानवाधिकारों के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी संस्तुति किसको करती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। फिर ये मुद्दा यूएन में उठता है और इस तरीके से मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन यूएनएचआरसी के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही यह राज्यों द्वारा मानवाधिकारों से संबंधित किए गए दायित्वों के पूर्ण क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करती है। मान लो यदि किसी राज्य ने ये कहा कि भाई हम अपने देश में मानवाधिकारों का संरक्षण करेंगे, तो ये उसको प्रमोट करती है कि हाँ, उसको एक तरीके से प्रमोशन के माध्यम से प्रमोट करती है कि भाई हाँ, आपको इस तरीके से करना चाहिए। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों में निर्धारित किए जाने वाले मानवाधिकारों को प्रोत्साहन करेगी और संरक्षण से संबंधित लक्ष्य और प्रतिबद्धताओं पर आगे कार्यवाही करने की दिशा में भी प्रयास करती है कि भाई आपको इस तरीके से संरक्षण करना चाहिए, या जो देश संरक्षण करता है उसकी प्रशंसा भी करती है और जो देश मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है उसकी आलोचना भी करती है। तो ये बेसिकली महत्व हमने देखा इसका यूएनएचआरसी का, जिसके माध्यम से हमने यूपीआर देखा, जिसके माध्यम से हमने स्वतंत्र विशेषज्ञ देखे जो कि स्पेशल प्रोसीजर के तहत काम करेंगे, अलग अलग देशों को शिक्षा, ज्ञान, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण के संदर्भ में सहायता करना, एक मंच के तौर पे काम करना, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संस्तुति करना, और यदि कोई देश अपने देश की परिधि के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसकी आलोचना करना, और यदि संरक्षण करना है तो उसकी प्रशंसा करना। ये इसका महत्व है। इससे आगे हमको देखना पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, ये क्या है जी? जो कि मैंने आप लोगों को बताया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक भाग है। इसका कार्य क्या होगा? नाम से ही स्पष्ट है, इसका कार्य होगा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों और संधियों जो अधिकार दिए गए हैं उन सभी अधिकारों को सभी लोग पूरी तरीके से प्राप्त कर सकते। यानी मानवाधिकारों की संकल्पना से जुड़ा हुआ है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है मानवाधिकारों के, जो संधियां हैं, उनको पूरी तरीके से लागू करवाने का प्रयास करता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय। ठीक है, इसको बहुत सारे दायित्व सौंपे गए हैं। क्या क्या भाई? पहली बात तो मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना है, जहां पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसकी शिकायत दर्ज करनी है। दूसरा, सभी मानवाधिकारों के लिए सम्मान का भाव सृजित करना, और दूसरा समान भाव, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा मानवाधिकारों के संदर्भ में। अगला, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने का भी काम करता है। मान लो कहीं पे भूखमरी आ गई,
भाई कहीं पे खाद्य असुरक्षा आ गई, लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है ना? तो वहां पे लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का भी काम करता है, ताकि अलग अलग देश सहयोग के माध्यम से उस देश को खाद्य आपूर्ति कर सके, ताकि लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। तो ये काम भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय करता है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियां हैं, कानून है, उनको लागू करवाने का काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए या मानवाधिकारों का संरक्षण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों में संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना और मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र तंत्र को सुदृढ़ और सुचारू करना, यानी आपस में समन्वय को बढ़ाना, ताकि पूरे विश्व में मानवाधिकारों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, अगली बात हमको देखनी पड़ेगी, भाई ये जो यूएनएचआरसी है, इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी। पहली सीमा तो मैंने आपको बता दी कि भाई इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। क्या नहीं होते? बाध्यकारी नहीं होते। दूसरी बात, सदस्यता की शर्त, उम्मीदवारों को मानवाधिकार के उच्च मानकों के लिए प्रतिबद्ध होना अनिवार्य होता है। लेकिन कई बार ना इस सदस्यता की शर्त के साथ समझौता कर लिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये वाला जो पॉइंट था कि भाई यहाँ से इतने सदस्य आएंगे, जैसे अभी आपने देखा ना, अफ्रीका से 13 सदस्य आएंगे, एशिया प्रशांत से 13 आएंगे। अब 13 लेने ही हैं। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो एक सदस्य 2 बार से ज्यादा सदस्य बन नहीं सकता, मैंने आपको पहले बताया था। तो कई बार ये सिचुएशन आ जाती है कि जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र हैं, वो भी इसके सदस्य बनते हैं। जैसे आप देखोगे चाइना इसका सदस्य रहा है, तो मानवाधिकारों का उल्लंघन बड़े स्तर पे होता है चाइना में। ये वेनेजुएला, तो वेनेजुएला में भी बड़े स्तर पे हमको देखने को मिलता है। इरिट्रिया जैसे देश, अफ्रीकी राष्ट्रों में, जैसे इरिट्रिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन हमको देखने को मिला। तो कई बार ऐसे सदस्य भी इसके देश बन जाते हैं जो स्वयं मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो फिर वो क्या मानवाधिकारों का संरक्षण करेंगे? एक सीमा इसकी ये है। ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि भौगोलिक कोटा प्रणाली, और इस भौगोलिक कोटा प्रणाली का एक रिजल्ट ये निकलता है कि ऐसे में कुछ देश निर्विरोध चुने जाते हैं, और कई विशेषज्ञों का मत है कि इस प्रकार की परिस्थिति में पसंद का विकल्प सीमित हो जाता है कि भाई अफ्रीका से 13 आएंगे ही। तो ऐसे में खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड होते हैं जिन राष्ट्रों के, उसके बावजूद उसका निर्वाचन हो जाता है। तो ये सीमा समझ में आई। अगली है जी गुप्त मतदान प्रणाली। परिषद के कुछ पर्यवेक्षकों ने चिंता प्रकट की है कि महासभा में परिषद में गुप्त मतदान निर्वाचन से उन देशों के लिए भी परिषद के लिए निर्वाचित होना सरल हो जाता है जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड संदेह के दायरे में है। भाई गुप्त मतदान हो रहा है, पता ही नहीं है लोग किसको, भाई देश किसको चुन रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा देश भी तो चुना जा सकता है, जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया, जहां पे खुद मानवाधिकार के आंकड़े खराब है, जो खुद मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये भी एक बड़ी सीमा है। अगला है मानवाधिकार परिषद का राजनीतिकरण भी होता है, क्योंकि मानवाधिकार परिषद के सदस्य अपनी सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए मानवाधिकार परिषद भी अपने पूर्ववर्तियों की भांति एक अधिक राजनीतिक संस्था है। तो राजनीतिकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है इसकी। इजराइल और मानवाधिकार परिषद एक बड़ी समस्या है। याद रखना, अभी तक जितने भी विशेष सत्र हुए हैं ना, जो विशेष सत्र हुए हैं, लगभग 28 से अधिक हुए हैं, वो इजराइल के संदर्भ में किए गए हैं। हालांकि मानवाधिकार परिषद ने इजराइल को निलंबित कर दिया था, और 2018 में इस कारण से अमेरिका ने भी यूएनएचआरसी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। हालांकि बाद में अमेरिका फिर से यूएनएचआरसी में आ गया, वो एक अलग मुद्दा है। अगला 2018 में, ये मैं बता ही दिया था, अभी बताया है आपको, जो यूएसए है वो यूएनएचआरसी से पृथक हो गया था। उस पर राजनीतिक पक्षपात का केंद्र होने का आरोप लगाया था, जिसने मानवाधिकारों का उपहास किया है। यानी राजनीतिकरण का आरोप भी यूएनएचआरसी पे लगता रहता है। लेकिन मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के तौर पे काम कर रहा है, एक अंतरराष्ट्रीय मंच देता है, पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित करता है। जब भी किसी राष्ट्र में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो भले ही इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये उस मुद्दे को तो केंद्र में ले आता है ना कि मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, प्राय मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है कि परिषद के महत्वपूर्ण परिणाम जो हैं, वो परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में काम कर सके। यानी जो यूएनएचआरसी काम करती है, उनका परिणाम बेहतर हो सके,
विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पे, जहां मानवाधिकारों की सुरक्षा से संबंधित सर्वाधिक सुधार अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए। यानी केवल यूएनएचआरसी के होने से मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाएगा। विश्व भर में मानवाधिकारों का संरक्षण तब हो पाएगा जब प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर सके और जो मानव होने के नाते जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, आजीविका, हेल्थ, एजुकेशन या स्वयं जीवन का अधिकार, इनका संरक्षण प्रत्येक राष्ट्र जब अपने नागरिकों के लिए करेगा तो हर राष्ट्र में मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन हो पाएगा और पूरे विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा। एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से, मेरी हैबिट है दोस्तों, आप जुड़ सकते हो ललिता दहिया अकेडमी यूट्यूब चैनल से, जहां पे मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को यूपीएससी, पीसीएस की प्रिपरेशन करा रही हूँ और ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे भी। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा यूएनएचआरसी की स्थापना कब हुई, ये क्या काम करता है, इसमें कितने सदस्य देश हैं, इनकी अवधि कितनी होती है और कोई भी लगातार 2 वर्ष तक ही चुना जा सकता है। सीटों का आवंटन भौगोलिक वितरण के आधार पे होता है, हमने ये देखा। इसका आयोजन 3 सत्र में होता है, विशेष अधिवेशन भी हो सकता है, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। OHCHR तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम करता है और OHCHR का मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। फिर हमने देखा मानवाधिकार क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि भाई जो UHDR 1948 का जो पहला कानूनी दस्तावेज था मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, हमने मानवाधिकारों की विशेषताएं देखी जिसमें हमने सार्वभौमिकता, अपरिहार्य यानी कि जरूरी है, अन्योन्याश्रित है यानी कि जुड़े हुए हैं, भेदभाव रहित है। मानवाधिकार परिषद का महत्व देखा कि ये यूपीआर, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन इत्यादि का रिव्यू करती है, समीक्षा करती है कि भाई उल्लंघन तो नहीं हो रहा। दूसरा, स्वतंत्र विशेषज्ञों के माध्यम से जो रिव्यू किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग देशों के क्षमता निर्माण, तकनीकी, शिक्षा, ज्ञान इत्यादि संवर्धन के लिए प्रयास करती है, अंतरराष्ट्रीय मंच के तौर पे काम करती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा को संस्तुति करती है, जो राष्ट्र उल्लंघन करता है उनकी एक तरीके से आलोचना करती है और जो राष्ट्र मानवाधिकारों का संरक्षण करता है उनकी प्रशंसा करती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय भी है जो कि डेडिकेटेड होकर जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उनको लागू करवाने का काम करता है और इसके बहुत सारे दायित्व हैं वो हमने देखे, इसकी कुछ सीमाएं हमने देखी और फाइनली हमने देखा कि जब तक प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र की परिधि के अंदर लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का काम नहीं करेगा, तब तक अंतरराष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है वो बेसिकली अप्रासंगिक रहेगा। ठीक है, इसलिए यूएनएचआरसी का दायित्व तो है ही मानवाधिकारों के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयास करना, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व यहाँ पे खत्म नहीं होता। प्रत्येक राष्ट्र यदि अपने मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन का काम करेगा तो पूरे विश्व भर में मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित हो पाएगा और पूरे विश्व भर में शांति, समृद्धि, सुरक्षा जैसे उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ अपने सुझाव भी दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। इसके अलावा जुड़े ललिता दहिया अकेडमी ऐप से। आप अपने एंड्रॉइड फोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। पॉलिटी बैच मात्र 2100 रुपए में, IR का बैच मात्र 1625 रुपए में। आप अपनी पूरी प्रिपरेशन में मेरे साथ जुड़कर मेरे मार्गदर्शन में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।